नमस्कार, मैं हूं भरत पटेल बाइसेक से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम जिस विषय के बारे में बात करने जा रहे हैं वह है पाश्चात्य काव्यशास्त्र। काव्यशास्त्र एक ऐसा रूप है कि जो पूरे विश्व के साहित्य को एक नया आयाम देने में और नया विकास देने में बड़ा उपयोगी सिद्ध हुआ है। भारतीय और पाश्चात्य काव्यशास्त्र का प्रारंभ ईस्वीसन पूर्व 4वीं-5वीं शताब्दी से हुआ है। आश्चर्य की बात तो यह है कि जिस समय यूनान में प्लेटो, एरिस्टोटल, सोक्रेटिस जैसे विद्वान उत्पन्न हुए और साहित्य शास्त्र पर विचार कर रहे थे, उसी समय भारत में भरत मुनि जैसे विद्वान हुए हैं जिन्होंने नाट्यशास्त्र पर विशद चर्चा की है। तो एक ही समय में दो यानी विश्व के बड़े भूभाग पर ऐसे विद्वानों का आना एक विशेष बात रही है। मूल्यमानों और सिद्धांतों को एक निश्चित आयाम देने का काम शास्त्र करता है और शास्त्र समय पर इन साहित्य के इन रूपों को, इन मूल्यों को स्थिर करने में बड़ा उपयोगी सिद्ध होता है। पाश्चात्य काव्यशास्त्र में ईस्वीसन पूर्व 3री-4थी शताब्दी में प्लेटो एक पहले विद्वान के रूप में उभर कर आए हैं। मूलतः वो चिंतक रहे हैं। वैसे तो बचपन से कविताएं लिख रहे थे, लेकिन 20 साल की उम्र में जहाँ उनका साथ बना सोक्रेटिस से, तब से उन्होंने कविता से अपना नाता जैसे तोड़ दिया। अपनी कविताएं जलाकर खाक कर दी और राजनीति और अन्य जो दर्शन, गणित शास्त्र, विज्ञान आदि पर अपनी विवेचनाएं प्रस्तुत करने लगे, अपना चिंतन प्रस्तुत करने लगे, अपने विचार प्रस्तुत करने लगे। ऐसे आवोन, फीड्स, फीडो जैसी कृतियाँ, द स्टेटमेंट्स जैसी कृतियाँ की रचना करते समय उनके विचारों में जो एक दृष्टि प्रस्तुत हुई है, उनमें उन्होंने शास्त्र के संबंध में भी काफ़ी कुछ विचार रखे हैं। उन विचारों से समाज में कहते हैं कि काफ़ी हंगामा जैसे खड़ा हुआ था। इसका मूल कारण ये है कि समाज की स्थिति को, क्योंकि वो युग है यूनान के लिए, खास करके एथेंस के लिए वो पतन का युग था और ऐसे पतन काल में राजनीतिक अव्यवस्था, दुराचार काफ़ी बढ़ा हुआ था, दास प्रथा का काफ़ी विकास हुआ था। और ऐसे समय में प्लेटो का इन विचारों और ऐसी कुरीतियों का विरोध करते हुए कवियों की जो चापलूसी थी, कवियों की जो सत्य से दूर होकर बात करने की वृत्ति थी, सिर्फ प्रशंसापरक जो काव्य कवि लिख रहे थे, उनका विरोध करने के हेतु सही दिशा की पहचान कराने का प्रयत्न जो प्लेटो ने किया है, वो प्लेटो का आदर्शवाद कहलाता है। क्योंकि आदर्श राज्य के निर्माण में एक कवि का क्या योगदान होना चाहिए, आदर्श राज्य के निर्माण में इस देश के एक राजा का क्या योगदान होना चाहिए, मंत्री या अन्य अमीर उमराओं का क्या योगदान होना चाहिए, सामान्य मनुष्य का आदर्श राज्य के निर्माण में क्या योगदान होना चाहिए, इन विचारों पर या इन स्थितियों पर प्रकाश डालने का उन्होंने जो प्रयत्न किया वो सर्वमान्य और सार्थक है। उन्होंने एक स्थान पर कहा कि कविता को कला से जोड़कर उत्तम कला और अधम कला के बारे में बात कही। उत्तम कला और अधम कला, वैसे तो कहते हैं कि कला कला होती है, कला न उत्तम होती है न अधम होती है। कला हमेशा एक विकास और मनुष्य मात्र की श्रेष्ठता को प्रदर्शित करने वाली होती है। लेकिन एक बार मानसा कॉलेज में रघुवीर चौधरी का व्याख्यान था। रघुवीर भाई ने बात करते हुए सौंदर्य की बात कही थी, श्रेष्ठ सौंदर्य की बात कही थी, और उन्होंने कहा था कि कभी किसी नृत्य को देखते समय, संगीत को सुनते समय हमारा हृदय यदि प्रसन्न हो जाता है तो वो कला है। यानी कला हमेशा उत्तम होती है, लेकिन
शायद प्लेटो को उत्तम और अधम कला को अलगाने का प्रयत्न इसीलिए करना पड़ा था कि कलाकार कला के माध्यम से अधम वृत्तियों को शायद प्रस्तुत करते रहे होंगे। इसलिए इन दो भागों को अलगाते हुए उन्होंने देखने का शायद प्रयत्न किया था। वैसे तो एक बात है कि जिस किसी सौंदर्य या कला को देखकर हृदय प्रसन्न हो जाता है, हृदय आनंद विभोर हो जाता है, हृदय अच्छाई की ओर, आदर्श की ओर उन्मुख होता है, ऐसी कला को प्लेटो उत्तम कला और ऐसी कला को सार्थक कला के रूप में लेने का वो प्रयत्न करते हैं। उन्होंने कहा है कि उनका एक लक्ष्य आदर्श राज्य की स्थापना करने का रहा है और कहा है कि न्याय, धर्म और सदाचार आदि आदर्शों की पूर्ण प्रतिष्ठा आदर्श राज्य में होनी चाहिए। और इसी बात को अभिव्यक्त करते हुए काव्य संबंधी उन्होंने जो चिंतन किया और कवियों को प्रताड़ित कर दिया। यहाँ तक उन्होंने कहा कि कवि जो कविता करता है वो मिथ्या जगत की मिथ्या अनुकृति को रख रहा है और यदि वो अपनी कविता के माध्यम से समाज उपयोगी कोई बात नहीं कर सकता है, सार्थक समाज को अभिव्यक्त नहीं कर पा रहा है, तो ऐसी कविता को उन्होंने त्याज्य कहा। सिर्फ कविता को ही नहीं, उन्होंने कवि को भी त्याज्य कहा। ऐसे कवि को अपने देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है। यानी उनके इन विचारों को उपयोगितावादी संदर्भों से उसे देखने का प्रयत्न हम कर सकते हैं। कई लोगों ने तो यहाँ तक कह लिया कि कवि अपनी कविता करता है, अपने जीवन को प्रस्तुत करने का प्रयत्न करे, समाज जीवन को प्रस्तुत करने का प्रयत्न करे, उसमें उसका प्रयत्न तो सार्थक ही होता है, लेकिन वो सार्थक प्रयत्न समाज तक कैसे पहुँचता है वो बात एक अलग बात बनती है। लेकिन प्लेटो का कहना यही है कि समाज के लिए उपयोगी यदि कविता नहीं आ पाती, उससे समाज के उत्थान का संदर्भ अभिव्यक्त नहीं हो पाता, तो ऐसी कविता को या ऐसे कवि को हमारे समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने एक बात ऐसे कही कि अनुकृति की बात करते हुए कि अनुकरण का अनुकरण है कविता। मनुष्य यानी अनुकर्ता के द्वारा या अनुकरणकर्ता के द्वारा समाज में पड़ा हुआ जो विश्व नियंता के द्वारा अभिव्यक्त जो है उसको प्रस्तुत करना अनुकरण कहना चाहा। अनुकरण का अनुकरण, अतः और कुछ नया नहीं है, जो है उसको रखने का प्रयत्न। उस बात को एरिस्टोटल ने एक नए दृष्टिकोण से देखा है। उन्होंने उसको उपयोगितावादिता से अलग हटाकर आनंद और प्रकृति परक अनुकरण को एक नए संदर्भ में देखने का प्रयत्न किया है। वो हम आगे फिर देखते हैं। एक बात उन्होंने कही कि कवि जो है कविता करता है वो ईश्वरीय इच्छा से कर सकता है और इसीलिए कि हर कोई ये क्षमता से भरा हुआ नहीं है, जिस पर जैसे ईश्वर की दया हो जाती है और उन्हीं के मुंह से कविता निश्रुत होती है। यानी इस अर्थ में उनका जो ये विचार है वो ये है कि कविता अपने आप प्रस्तुत होती है। निराला ने जो कहा है, लिखते लिखते लिख दिया जाए उसे गद्य कहते हैं और बिना लिखे नहीं रहा जाए वो पद्य है, वो कविता है। कविता हमारे अंतर मन में जब जागृत होती है तो वो कविता का अभिव्यक्त होना सहज होता है, एक भाव का प्रस्तुत होना और फिर उसका सहज भाव से निरसन होना, जिस बात को वर्ड्सवर्थ ने भी एक विशेष संदर्भ में अभिव्यक्त करने का प्रयत्न किया है। तो प्लेटो एक आदर्श राज्य के निर्माण की बात करते हुए इन सारी कृतियों में अपने विचारों को, अपने दर्शन को, राजनीति संबंधी अपने विचारों को वो अभिव्यक्त करते हैं। उनकी इस विचार शैली, खास करके उनका समय है 427 से 347 ईस्वी सन पूर्व का, और उन्होंने जो एक विद्यापीठ की रचना की, जो एथेंस का पहला विद्यापीठ, यानी खास करके कह लेते हैं कि यूरोप का ये पहला विद्यापीठ होने का गौरव पाए हुए हैं। यानी यूरोप में पहला विद्यापीठ देने का गौरव हमारे प्लेटो को मिलता है। प्लेटो के कभी कभार कहते हैं आक्रामक विचार है, आक्रोश से भरे हुए विचार है, और इन आक्रोश से भरे हुए विचारों का परिणाम सोक्रेटिस भी है, क्योंकि सोक्रेटिस या सुकरात के साथ उस समय के राजा ने जो व्यवहार किया था, यानी ज्ञान का गला घोंट दिया था, उसके परिणाम स्वरूप उनका गुस्सा ये सही है।
और आदर्श राज्य के निर्माण की उनकी जो बात है, खास करके उनका परिवार राजनीतिक ढांचे से और उस समय की राजनीति से काफ़ी हद तक जुड़ा हुआ था, जिस बात को उन्होंने देखा था और अपने साहित्य चिंतन और अपने ये समाज चिंतन के समय उन्होंने इन बातों को रखा है, जिसका प्रभाव लंबे समय तक हिंदी साहित्य पर, या हिंदी साहित्य पर ही नहीं विश्व साहित्य पर वो प्रभाव रहा है। उनके बाद या खास करके उन्हीं समय में जन्म लेकर उनके साथ बैठकर अभ्यास करने वाले, उनके शिष्य के रूप में प्रस्तुत होने वाले एरिस्टोटल का नाम पाश्चात्य काव्यशास्त्र में सुवर्ण अक्षरों में लिखा हुआ है। एरिस्टोटल एक ऐसे विद्वान रहे हैं कि जिन्होंने एक ही क्षेत्र में नहीं, काव्यशास्त्र में ही नहीं, न मान लो विज्ञान में ही नहीं, उन्होंने पूरे विश्व के समग्र भागों को अपनी दृष्टि से देखने का प्रयत्न किया और कई सारे रूपों में अपना साहित्य चिंतन किया है। कहते हैं कि उन्होंने 400 ग्रंथ लिखे, गणित पर भी लिखा, विज्ञान पर भी लिखा है, तर्कशास्त्र पर भी लिखा है, शास्त्र पर भी लिखा है, ये साहित्य शास्त्र पर भी लिखा है। यानी इन सारे संदर्भों में लिखने के बावजूद कोई बात उनसे अछूती रही हो, ऐसा नहीं है। इतना ही नहीं है, कहते हैं कि एक श्रेष्ठ कृति मनुष्य के समग्र श्रेष्ठत्व को व्यक्त करने के लिए काफ़ी है। लेकिन इनकी 400 जो कृतियाँ आई है, 400 कृतियाँ उनकी सारी शक्ति ही नहीं, विश्व शक्ति को प्रस्तुत करने वाली रही है। उस अर्थ में एरिस्टोटल एक इस युग के लिए जिन विचारों को लेकर आए हैं, जिन अभिजात्यवादी विचारधारा को अभिव्यक्त करने का उन्होंने प्रयत्न किया है, वह प्रयत्न सार्थक और सफल है। खास करके काव्यशास्त्र को लेकर उन्होंने जो दो ग्रंथ लिखे, उनमें एक भाषण शास्त्र है और एक है काव्यशास्त्र। तो ये भाषण शास्त्र यानी टेक्नेस रिटोरिकेस कहते हैं उसे, और काव्यशास्त्र को पेरिपोइटिकेस कहते हैं। एरिस्टोटल के बारे में ये है कि एथेंस में रहते हुए, प्लेटो के विद्यापीठ में रहते हुए कई सालों तक अध्ययन किया और अध्यापन किया। फिर कुछ समय के लिए फिलिप के यहाँ रहकर सिकंदर की शिक्षा का कार्य भी उन्होंने संभाला था। सिकंदर के न रहते हुए उन्होंने एथेंस छोड़ा और तब एक विधान कहा था, बड़ा मूल्यवान था क्योंकि उस समय की अराजकता को प्रस्तुत करने वाला वो विधान था। उन्होंने कहा था कि मैं एथेंस इसीलिए छोड़ रहा हूँ कि कहीं एथनी जनता दर्शन के विरुद्ध फिर कोई अपराध न कर बैठे। और कहते हैं कि उनका समय 322 ईस्वी पूर्व में बेबीलोन के निकट उनकी मृत्यु हुई। उनका साहित्य चिंतन और उसमें भी खास करके काव्यशास्त्र पेरिपोइटिकेस नामक उनका जो ग्रंथ है वो हमारे लिए साहित्य शास्त्र में बड़ा मूल्यवान रहा है। उसमें उन्होंने प्रमुख रूप से 3 बातों या 3 सिद्धांतों को प्रस्तुत किया है। अनुकरण, विरेचन और त्रासदी पर अपना जो विचार दिया है, उसमें भी खास करके त्रासदी या ट्रेजेडी पर उन्होंने जो विचार दिए हैं वो समाज जीवन के लिए और विश्व साहित्य चिंतन के लिए बड़े मूल्यवान रहे हैं। उन्होंने काव्य की मौलिकता को यानी अपने मौलिक सिद्धांतों के द्वारा प्रस्तुत किया है। रचना, उसकी संरचना और उसका प्रभाव, 3 बातों पर बड़ा गूढ़ चिंतन इसमें प्रस्तुत किया है। उनके जीवन की अंतिम रचना जो है वो दास कैपिटल के नाम से बड़ी ख्यातनाम रही है। उनका वसीयतनामा वो जीवन का मूल अर्क बनकर हमारे सामने आई है। जीवन की कल्याण साधना में बाधक न होकर भी कला मूलतः सौंदर्य की साधना में ही अनुरत रहती है, यही उनकी सिद्धि और आनंद है। ये बात कला संबंधी उन्होंने कही है। प्लेटो के विचारों का उन्होंने खंडन किया है। वैसे तो खंडन न कहकर उन पर अपनी प्रतिक्रिया प्रस्तुत की है और इन्हें अपने एक दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया है। इससे प्लेटो और उनके बीच के संबंधों में कोई दुराव नहीं आया, क्योंकि ये समझदारी से बने हुए संबंध थे, ये वैचारिक उच्चता से भरे हुए संबंध थे। उन्होंने अनुकरण की व्याख्या करते हुए कहना चाहा है, क्योंकि वहाँ जहाँ प्लेटो ने अनुकरण का अनुकरण कहा, यहाँ उन्होंने प्रकृति का अनुकरण कहा। और प्रकृति का अनुकरण कोई भी करेगा तो उसमें परिवर्तन तो होगा ही, क्योंकि प्रकृति ईश्वर प्रदत्त है
और ईश्वर प्रदत्त जो चीज़ है हर कोई उसे देखता है तो एक नए दृष्टिकोण के साथ देखता है, एक नए विचार के साथ देखता है। उसका अनुकरण एक आदमी करे, दूसरा करे, तीसरा करे, तो तीनों के अनुकरण में फ़र्क होता है। कला और कविता ऐसे ही अभिव्यक्त होती है और इसीलिए उसे उन्होंने प्रकृति का अनुकरण कहकर एक नए दृष्टिकोण को हमारे सामने रख दिया, समाज के लिए एक नई दिशा दे दी, समाज के लिए एक आशावादी विचार दे दिया। ये उनके अनुकरण संबंधी विचारों की सार्थकता है। उन्होंने जो विरेचन संबंध में जो बात कही है, विरेचन के संबंध में जो कहा कि जो वैसे तो ये विचार उनके पिता के जो वो खास करके समाज में उनका जो रोल था, एक डॉक्टर का रोल ऐसा कहे तो गलत नहीं, वैद्य का रोल था उनका और चिकित्सा का रोल था। और शरीर में दवाई या जाने से शरीर में जैसे शुद्धि होती है, वैसे साहित्य के माध्यम से मनुष्य के अंदर पड़े हुए विकारों से शुद्धि या मुक्त होने का जो प्रयत्न उन्होंने कहा। खास करके ट्रेजेडी की परिभाषा देते हुए उन्होंने अंत में इसी विरेचन को यानी ट्रेजेडी के माध्यम से अंदर पड़े हुए करुणा के भावों को करुणा के भावों से मुक्ति देने का या मुक्त होने का जो प्रयत्न किया है, यह उनके विरेचन की सार्थकता है। तो ट्रेजेडी के लक्षण देने का उन्होंने जो प्रयत्न किया है वो हम इस परिभाषा के माध्यम से हम देख सकते हैं। ट्रेजेडी इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एक्शन विच इज़ सीरियस एंड कंप्लीट इन इटसेल्फ। ट्रेजेडी ये उन्होंने कहा कि सीरियस है, अपने आप में पूर्ण है, एंड ऑफ ए सर्टेन लिमिटेड लेंथ, एक्सप्रेस्ड इन ए स्पीच मेड ब्यूटीफुल, एक्टेड नॉट नरेटेड and by exciting pity and fear, it gives a healthy relief to such emotions। त्रासदी गंभीर है, उसको ऐसे अलग अलग पार्ट के रूप में हम देखना चाहे तो कह सकते हैं कि त्रासदी गंभीर है, स्वतःपूर्ण है, निश्चित आयाम से युक्त कार्य की अनुकृति है, कथन के रूप में न होकर के वो कार्य व्यापार के रूप में प्रस्तुत होती है, अलंकृत वाणी के द्वारा उसकी अभिव्यक्ति की जाती है, जिसमें करुणा और त्रास के उद्रेक के द्वारा इन मनोविकारों का उचित विरेचन किया जाता है। तो ये मनोविकारों का विरेचन करना, ये बात उन्होंने ट्रेजेडी की परिभाषा देते हुए अभिव्यक्त कर दिया। तो ये विरेचन संबंधी उनके विचार है, यानी शरीर की शुद्धि दवाई से होती है। कहते हैं कि वैसे वैद्य दवाई के माध्यम से शरीर के रोगों से शरीर को मुक्त करता है, वैसे साहित्यकार कवि अपनी कविता या ट्रेजेडी एक साहित्य स्वरूप ऐसा है जो करुणा, हमारे अंदर पड़े हुए करुणा भावों को उकसा कर उन करुणा से हमें मुक्ति दिलाता है। ये बात बड़े अच्छे ढंग से हमारे एरिस्टोटल ने की है। एरिस्टोटल ने या अरस्तु ने इसकी बात करते समय कई रूपों